हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं बीकॉम 6th सेमेस्टर इंडियन इकॉनमी, जिसमें आज हम करेंगे सर्विस सेक्टर इन इंडिया। तो इसमें हम सारे टॉपिक्स जो भी सर्विस सेक्टर के साथ रिलेटेड है कवर करेंगे। ये जो टॉपिक्स हैं हम लोग वीके पब्लिकेशन की बुक से कर रहे हैं। आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है। चलिए शुरू करते हैं। सर्विस सेक्टर इन इंडिया, ये जो चैप्टर है हम वीके पब्लिकेशन की बुक से कर रहे हैं। तो सर्विस सेक्टर है क्या? जैसे अलग अलग लोग जो हैं अलग अलग एक्टिविटीज़ करके अपनी जो है लाइवलीहुड अर्न करते हैं। कुछ लोग जो हैं एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, कुछ इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है, और कुछ लोग हैं जो ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, हेल्थ, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं। तो अगर हम बात करें ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं इनको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। और इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसे हम सेक्टर्स ऑफ इकॉनमी भी कहते हैं। ये जो सेक्टर्स हैं इनके नाम है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। ठीक है। अब कुछ सालों से जो सर्विस सेक्टर है उसने इंडियन इकॉनमी में अपनी एक डोमिनेटिंग पोजीशन मेंटेन की है। सर्विस सेक्टर का इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर हम बात करें कि इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, तो इसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में 53.8% है। ये जो डाटा दिया हुआ है 2016-17 का है। ठीक है। ये जो सेक्टर है अर्निंग तो कर ही रहा है, फॉरेन एक्सचेंज भी अर्न कर रहा है। ठीक है। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए भी ये एक अच्छा सोर्स है। ठीक है। तो अब जो इंडिया का सर्विस सेक्टर है वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करता है? इंडिया का जो सर्विस सेक्टर है वो ट्रेड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, तो इसके अलावा कंस्ट्रक्शन हो गया, ट्रैवल टूरिज्म हो गया, तो ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और इसका जो है फॉरेन ट्रेड में भी बहुत बड़ा शेयर है। ठीक है। इंडिया जो है सर्विसेज को एक्सपोर्ट करने में 8th पोजीशन पे है। ठीक है। इंडिया का जो सर्विस एक्सपोर्ट है पूरे ग्लोबल में वो 3.3% है। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने भी काफ़ी कोशिश की है कि अगर सर्विस सेक्टर इतना कंट्री कर रहा है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी काफ़ी पॉलिसीज़ तैयार की हैं कि जिससे जो है सर्विस सेक्टर को प्रमोट किया जा सके। अब हम बात करते हैं कि इंडिया में जो इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं वो कितने हैं। अभी मैंने बताया आपको कि जो इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर है जिसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज जैसे एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, फिशिंग इसकी बात करते हैं। ये सारी जो एक्टिविटीज़ है नेचुरल फैक्टर्स के साथ रिलेटेड है। रेनफॉल हो गया, क्लाइमेटिक कंडीशंस हो गया, इसी तरह फिशिंग हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, पोल्ट्री हो गया, ये बायोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ एनिमल्स हैं। तो ये जो है माइनिंग जो है वो मिनरल्स एंड ऑर्स पे बेस्ड है। तो इसको भी हम लोग क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़ कहते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर आ गई और उसकी रिलेटेड एक्टिविटीज़। हाँ जी। देन है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ की, जो कि फैक्ट्रीज में परफॉर्म की जाती हैं। इसमें सारी तरह के इंडस्ट्रीज आती हैं, चाहे वो लार्ज स्केल है, चाहे स्मॉल स्केल है, या कॉटेज इंडस्ट्री है। इसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहा जाता है। इसका मेन काम क्या है? ये जो प्रोडक्ट होते हैं प्रोडक्ट की यूटिलिटी को इंक्रीज करते हैं। ठीक है जी। जैसे कॉटन जो है प्राइमरी सेक्टर में जो है प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है ना, खेतों में उसे प्रोड्यूस किया जाता है। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उसमें यूटिलिटी ऐड करता है। किस तरह से? कॉटन को कपड़े में कन्वर्ट करता है। ठीक है। तो ये क्या करते हैं? जो प्राइमरी सेक्टर के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स हैं उनमें यूटिलिटी इंक्रीज करते हैं। देन आ गया टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। इसमें वो सारी एक्टिविटीज़ आती हैं जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करती हैं। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं? जो हमने पहले की थी, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, बैंकिंग होगी, इंश्योरेंस। तो अगर ये सारी एक्टिविटीज़ नहीं होंगी तो ना ही प्रोडक्शन होगी और ना ही मैन्युफैक्चरिंग होगी। ठीक है जी। तो ये हो गए हमारे 3 सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर। क्या ये सेक्टर्स जो हैं इंटरडिपेंडेंट हैं?
यस, ये जो तीनों सेक्टर्स हैं दीज ऑल आर इंटरडिपेंडेंट। इंटरडिपेंडेंट किस तरह से है, कोई भी एक सेक्टर जो है, जैसे एग्रीकल्चर है, अभी हमने बात की कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो क्या करता है, कॉटन प्रोड्यूस करता है। अब उस कॉटन से जो इंडस्ट्री सेक्टर है, ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर है, वो क्या करता है, उससे क्लॉथ बनाता है। अब जो टर्शरी सेक्टर है वो क्या करता है, उस कपड़े को जो कंज्यूमर तक लेके जाता है। तो अब कॉटन को प्रोड्यूस करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर को फाइनेंस की ज़रूरत है। फाइनेंस उसे कौन प्रोवाइड करता है, उसको टर्शरी सेक्टर प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये तीनों सेक्टर एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर जो है प्रोडक्शन नहीं करेगा या इंडस्ट्री सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेगा तो टर्शरी सेक्टर का कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो ये तीनों सेक्टर्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। हाँ जी, मीनिंग ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज में हम वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करते हैं जिसमें कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं होता। सर्विसेज की खास बात ये है कि ये उसी टाइम पे कंज्यूम की जाती हैं जब ये प्रोड्यूस की जाती हैं, ठीक है। और ये जो है वैल्यू, ये हमें कन्वीनियंस प्रोवाइड करती हैं, अम्यूज़मेंट प्रोवाइड करती हैं, कंफर्ट प्रोवाइड करती हैं। सर्विस कभी भी फिजिकल प्रोडक्ट नहीं होता, मींस ना ही हम इसे देख सकते हैं ना ही इसे टच कर सकते हैं। इट इज़ इंटेंजिबल इन नेचर, ठीक है। अब एक और ख़ास बात है कि सर्विसेज की प्रोडक्शन और कंजम्पशन में डिफरेंस नहीं होता, टाइम गैप नहीं होता, ठीक है। जब कोई डॉक्टर अपने पेशेंट को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, जब वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, पेशेंट सर्विसेज को कंज्यूम कर रहा है, उसकी प्रोडक्शन और कंजम्पशन जो है सेम टाइम पे होती है। अगर हमने टेबल मैन्युफैक्चर किया, टेबल जो है मैन्युफैक्चर किया गया मान लो अप्रैल में और उसको कंज्यूम किया गया, खरीदा गया दिसंबर में, हम कहेंगे कि उसकी प्रोडक्शन और उसकी कंजम्पशन में टाइम गैप था। बट सर्विसेज ऐसी चीज़ है, जो सिंगर है वो गाना गा रहा है और हम उसे सुन रहे हैं, एंटरटेनर एंटरटेनमेंट कर रहा है और एंटरटेनी उसे रिसीव कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इनकी प्रोडक्शन और कंजम्पशन सेम टाइम पे होती है। इसके अलावा इसकी फीचर्स क्या हैं, सबसे पहले इंटेंजिबिलिटी, जैसा हमने पहले किया कि इसको हम ना ही देख सकते हैं, ना ही छू सकते हैं, ना ही स्मेल कर सकते हैं, क्योंकि जो सर्विसेज होते हैं इंटेंजिबल होती हैं, इनको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, इनको हम देख नहीं सकते। हेट्रोजेनिटी, सर्विसेज लैक इन होमोजेनिटी, ठीक है। तो एक बैंक एम्प्लॉय जो है टुवर्ड्स हो सकता है कि किसी एक कस्टमर के लिए बहुत ही वो एमिएबल हो और दूसरे के लिए हार्श हो। तो सर्विसेज जो हैं एक जैसी नहीं होती, वो चेंज होती रहती हैं। नॉन स्टॉकिंग, सर्विसेज को हम स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के पास ट्रक है विच रिमेन्स आइडल ऑन अकाउंट ऑफ नो वर्क, नाउ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टोर द सर्विसेज विच इट कैन रेंडर ऑन दैट डे एंड गेट डबल वर्क फ्रॉम इट ऑन द 2 जनवरी। तो इन सर्विसेज को हम स्टोर नहीं कर सकते। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, इनको हम किसी को ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते। जो सर्विसेज जो एक टीचर टीच कर सकता है वो दूसरा उसको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता कि वो सेम टीचिंग ही कोई दूसरा टीचर भी कर सके। तो ये जो सर्विसेज हैं नॉन ट्रांसफरेबल हैं। कस्टमर पार्टिसिपेशन, इसमें कस्टमर की पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। जब तक सर्विसेज में कस्टमर पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि हमने ऊपर जो है मीनिंग में भी किया है कि इसकी प्रोडक्शन और कंजम्पशन सेम टाइम पे होती है, ठीक है। तो जैसे एक पर्सन लेक्चर दे रहा है, ठीक है, स्टूडेंट उसको सुन रहा है, तो जैसे वो लेक्चर जो है दे रहा है, ठीक है, कन्वे कर रहा है, तो वो स्टूडेंट क्या उसको रिसीव कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि कस्टमर की पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। जब तक कस्टमर पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो सर्विसेज का कोई फ़ायदा नहीं होगा। सिमुलटेनी, इसका मतलब है कि इसकी प्रोडक्शन और यूटिलाइजेशन जो है साइड बाय साइड होती है। जब कोई डॉक्टर जो है ऑपरेट कर रहा है किसी पेशेंट का, देन डॉक्टर इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज एंड द पेशेंट इज यूटिलाइजिंग द सर्विसेज। तो इसकी प्रोडक्शन और यूटिलाइजेशन सेम टाइम पे होती है। तो सर्विस सेक्टर इंडिया में काफ़ी ग्रो किया। क्यों ग्रो किया? फर्स्ट वन इज़ इंक्रीज इन इनकम लेवल। अब लोग जो हैं यहाँ के इंडियंस जो हैं वो पहले से क्या हो गए, रिच हो गए हैं,
ठीक है, उन्होंने सर्विसेज लेनी शुरू कर दी। किस तरह की? जैसे होटल्स की, रिजॉर्ट्स की, एंटरटेनमेंट की, इंटीरियर डिज़ाइनिंग की। जब लोगों ने सर्विसेज रिसीव करनी शुरू कर दी, उसके लिए पे करना शुरू कर दिया, तो सर्विस सेक्टर की ग्रोथ होनी शुरू होगी। इंक्रीज इन द लेजर टाइम। अब लोगों ने जो है एक लेवल, काफ़ी लोगों ने अपनी जो लाइफ का एक लेवल जो है अचीव कर लिया। जब वो लेवल अचीव कर लिया तो उनके पास लेजर टाइम था। उस टाइम पे उनको सर्विसेज की ज़रूरत थी, उन्होंने सर्विसेज को कंज्यूम करना शुरू किया, जिससे सर्विस सेक्टर की ग्रोथ हुई है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ वर्किंग वोमेन। जो वर्किंग वोमेन है उनकी जो है हम नंबर कह सकते हैं कि पहले से बड़ा है, जिसकी वजह से उनको क्रच की ज़रूरत है, उनको डोमेस्टिक सर्वेंट की ज़रूरत है, उनको हाउस कीपर्स की ज़रूरत है। प्रोडक्ट कम्प्लेक्सिटी, कई जैसे प्रोडक्ट्स आ गए हैं इंडिया में, जैसे वाटर प्यूरीफायर हो गया, कंप्यूटर हो गया, माइक्रोवेव ओवन हो गया, वॉशिंग मशीन होगी, डिस्क क्लीनर हो गया, जो कि हाउस होल्ड्स के द्वारा यूज़ किए जाते हैं। इनके लिए इन प्रोडक्ट्स की सर्विसेज की ज़रूरत होती है, इनको स्पेशलाइज्ड पर्सन ही हैंडल कर सकते हैं, तो सर्विसेज की ज़रूरत पड़ी, जिससे सर्विस सेक्टर ग्रो किया। ग्रोथ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इसके अलावा इंडिया में आईटी की ग्रोथ हुई है। आईटी की ग्रोथ होने से सर्विसेज की भी ग्रोथ हुई है। इसके अलावा लोगों में हेल्थ अवेयरनेस आ गई है, तो जिसकी वजह से उन्होंने डॉक्टर्स की, नर्सिस की, नर्सिंग होम की डिमांड बढ़ी है, और जिसकी वजह से सर्विस सेक्टर ग्रो हुआ है। इंक्रीज इन मोबिलिटी, पहले क्या होता था कि लोग जो है जॉइंट फैमिलीज में रहते थे, उनको किसी आउटसाइडर की ज़रूरत नहीं थी। अब मोबिलिटी शुरू हो गई है, न्यूट्रल फैमिलीज शुरू हो गई हैं, तो उससे क्या है, सर्विस सेक्टर की ज़रूरत है। कॉम्प्लेक्सिटी आनी शुरू हो गई है, कॉम्प्लेक्सिटी आने से भी क्या हुआ है, सर्विस सेक्टर की ज़रूरत पड़ी है। इम्पॉर्टेंस ऑफ द सर्विस सेक्टर इन इंडियन इकॉनमी, तो इंडियन इकॉनमी में सर्विस सेक्टर की क्या इम्पॉर्टेंस है। सबसे पहले A2 प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, ये मैं पहले बता चुकी हूँ कि सारे सेक्टर एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो सर्विस सेक्टर की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर दोनों को क्या कर रहा है, हेल्प प्रोवाइड कर रहा है। जैसे मैंने बताया कि हमने कॉटन प्रोड्यूस की है, कॉटन से क्या बनना है, कपड़ा बनना है, कहाँ पे बनना है, इंडस्ट्री पे बनना है, तो कॉटन को इंडस्ट्री तक लेके कौन जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन लेके जाएगी। अब उस फार्मर ने कॉटन प्रोड्यूस करनी है, उसको सीड्स की ज़रूरत है, उसको फाइनेंस की ज़रूरत है, उसको फाइनेंस कौन देगा, बैंकिंग देगी। तो इस तरह से अब रास्ते में कॉटन जा रही है तो उसको खतरा है, तो वहाँ पे इंश्योरेंस की ज़रूरत है, तो इंश्योरेंस कौन देगा, इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो ये जो सर्विस सेक्टर है ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर दोनों की हेल्प करता है। इसके अलावा ये एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है। अब सर्विस सेक्टर इतना ग्रो कर रहा है, तो हमने पहले भी किया है कि ये नेशनल इनकम में 53.8% कंट्री कर रहा है। प्रोविजंस फॉर द बेसिक सर्विसेज, इसके अलावा कुछ ऐसी बेसिक सर्विसेज है जैसे हॉस्पिटल हो गया, एजुकेशन हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया, तो ये मेन सर्विसेज पहले गवर्नमेंट प्रोवाइड करती थी। अब जो है प्राइवेट सेक्टर ने भी इन सर्विसेज को प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। इसके अलावा कई सर्विसेज ऐसी जैसे होटल्स हो गए, टूरिज्म हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, ये जो है लोगों के कंफर्ट और लेजर को जो है ऐड करते हैं। तो नाउ मैनी पीपल इन इंडिया एंजॉय सर्विसेज, जैसे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना, मूवी देखने जाना, घूमने जाना, तो इससे क्या है कंट्रीब्यूशन दी है सर्विसेज ने इंडियन इकॉनमी में। इम्प्रूवमेंट इन इंडियाज इमेज, इसके अलावा कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होगी, BPO होगी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्होंने इंडिया की इमेज जो है वर्ल्ड इकॉनमी में इम्प्रूव कर दी है। अब जो इंडिया है इट अकाउंट्स फॉर मोर देन हाफ ऑफ द ग्लोबल मार्केट इन IT सेक्टर। इसके अलावा जब सर्विसेज इतनी अच्छी प्रोवाइड की जाती हैं, प्रोडक्शन अच्छी होती है, तो वो एक्सपोर्ट्स में भी इंक्रीज हो रही है। हाँ जी, अगर हम बात करें कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस सेक्टर इन नेशनल इनकम, तो कंट्रीब्यूशन देखो जो पहले 24.5% था अब 53.8% हो गया है। तो नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूशन बहुत इंक्रीज हुआ है।
अगर हम दूसरी कंट्रीज़ के साथ कंपेयर करें तो यूके सबसे ज़्यादा कंट्री कर रहा है। यूके का सर्विस सेक्टर जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्री कर रहा है। यूएसए सेकंड नंबर पे है और देन आ गया हमारे पास 74, जापान आ गया। तो इंडिया जो है वो कितना कंट्री कर रहा है, 53%। जीडीपी कंट्रीब्यूशन तो 53%। अगर हम बात करें कि सर्विस सेक्टर ने एम्प्लॉयमेंट में कितना साथ दिया है तो एम्प्लॉयमेंट में इसका कंट्रीब्यूशन 32% है अभी। ठीक है जी। हाँ जी, इस डाटा से हमें ये पता चलता है कि इंडिया में सर्विस सेक्टर की ग्रोथ तो हुई है बट वो जॉबलेस ग्रोथ है। जॉबलेस ग्रोथ का मतलब ये है कि इंडिया में मतलब कि जो है एम्प्लॉयमेंट उतनी राइज नहीं हुई जितना कि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन राइज हुआ है। हमने पहले भी किया कि जीडीपी का कंट्रीब्यूशन 53.8 है और अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो सिर्फ 32। तो ये भी 53 होना चाहिए था या 53 से ज़्यादा होना चाहिए था, तो क्यों नहीं हुआ? सबसे पहले लैक ऑफ वेल डिफाइंड पॉलिसी। इंडिया में सर्विस सेक्टर के रिगार्डिंग अभी तक कोई अच्छी पॉलिसी नहीं बनी है जिसकी वजह से ये जॉबलेस ग्रोथ हो रही है। हायर लेबर प्रोडक्टिविटी सेकेंड रीज़न है कि यहाँ पे जो लोगों की प्रोडक्टिविटी सर्विस सेक्टर में बहुत ज़्यादा है। मींस कि वो 20%, 32% लोग ही 53% कंट्री कर रहे हैं। यहाँ पे उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से जो हम कह सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट उतनी नहीं बढ़ी जितनी की ग्रोथ हुई है। देन इसने क्यों नहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेट की? क्योंकि जो सर्विस सेक्टर है उसमें हमने आईटी जो है यूज़ की है, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी टूल्स यूज़ किए हैं। बट एग्रीकल्चर अभी भी मैनुअली जो है काम कर रहा है, तो यहाँ पे ज़्यादा लेबर की ज़रूरत है, यहाँ पे कम की ज़रूरत है। दैट्स वाई यहाँ पे जॉबलेस ग्रोथ हुई है। कैपिटल इंटेंसिव ग्रोथ, अब जो सर्विस सेक्टर की ग्रोथ हुई है उसमें कैपिटल इंटेंसिव है, लेबर इंटेंसिव नहीं है। एग्रीकल्चर लेबर इंटेंसिव है। तो जब कैपिटल इंटेंसिव ग्रोथ होती है वहाँ पे जो है मनी ज़्यादा इन्वेस्ट होती है और जो एम्प्लॉयमेंट है वो कंपैरेटिव कम होती है। तो इंडिया में भी ऐसा ही हुआ है। सर्विस सेक्टर में कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, ठीक है, और इसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा हुई है। देन पुअर क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स, सर्विस सेक्टर के लिए एक किसी भी पर्सन को प्रोफेशनल नॉलेज की ज़रूरत होती है, बट इंडिया में लिटरेसी रेट बहुत कम है, ठीक है, यहाँ पे प्रोफेशनली क्वालिफाइड लोग बहुत कम है, तो कंप्यूटर लिटरेसी रेट भी बहुत कम है, जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी तो राइज हुई है, सर्विस सेक्टर भी राइज हुआ है, बट एम्प्लॉयमेंट उतनी नहीं राइज हुई। देन लैक ऑफ मोबिलिटी, अब लोग जो हैं रूरल एरियाज में रह रहे हैं, उनकी मोबिलिटी कम है, वो बिग सिटीज़ में जाना नहीं चाहते हैं। बिग सिटीज़ के लिए में एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल ज़्यादा होता है, तो जिसकी वजह से जो है एम्प्लॉयमेंट इतनी नहीं कर पाया कौन? सर्विस सेक्टर। हाँ जी, हमारा अगला पॉइंट है मेजर एरियाज ऑफ सर्विस सेक्टर इन इंडिया। तो सर्विस सेक्टर में इंडिया में कौन कौन से एरियाज हैं? तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, आईटी एंड बीपीएम। तो इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री जो है उसका वर्ल्ड में बहुत अच्छा नाम है, ठीक है। अगर हम मार्केट की, ग्लोबल मार्केट की बात करें तो उसमें 55% आईटी एंड बीपीएम का है, ठीक है। तो ये कितने लोगों को जॉब प्रोवाइड कर रहा है? 3.5 मिलियन लोगों को ये जो है जॉब प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। जितने भी सर्विस सेक्टर में लोग लगे हुए हैं उसका 38% या उससे भी ज़्यादा लोग आईटी में काम कर रहे हैं, ठीक है। इसका वर्ल्ड वाइड बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, ठीक है जी, क्लियर है। सेकंड हम बात करते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज की। फाइनेंशियल सर्विसेज कौन प्रोवाइड कर रहा है? कमर्शियल बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, कोऑपरेटिव बैंक्स, पेंशन फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, ये सब सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा जो आरबीआई या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने न्यू फाइनेंशियल एंटिटीज़ को भी अलो कर दिया है, ठीक है। तो इंडिया में जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसका प्रीडोमिनेंट रोल है, ठीक
ठीक है जी। कमर्शियल बैंक्स का 64% टोटल एसेट जितने भी फाइनेंशियल सर्विसेज के प्रोवाइड किए जाते हैं 64% कमर्शियल बैंक्स के द्वारा किए जाते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स प्रोवाइड किए भी किस तरह से हम इसकी फाइनेंस की ग्रोथ को लिबरलाइज कर सकते, रेगुलेट कर सकते या प्रमोट कर सकते हैं। तो आरबीआई ने भी कई तरह की मेजर्स ली हैं, जैसे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेटअप किए, तो ठीक है, उनको फाइनेंस करने के लिए क्या किया, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी मुद्रा जो है उसको सेटअप किया है। तो कहने का मतलब ये है कि फाइनेंशियल सर्विसेज का भी इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हमने इंडस्ट्री को ग्रो करना है तो उसके लिए फाइनेंस चाहिए, तो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। देन आगे टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। तो इंडिया जो है जोग्राफिकली डाइवर्सिफाई किया हुआ है, इसमें हिल स्टेशंस हैं और हेरिटेज साइट्स हैं, ठीक है जी। इसके अलावा साइट स्कैनिंग टूरिज्म है, एडवेंचर टूरिज्म है, मेडिकल टूरिज्म है, रिलीजियस टूरिज्म है, स्पोर्ट्स टूरिज्म है, वेलनेस टूरिज्म है, ये सब इंडिया में बहुत पॉपुलर है। इसके अलावा टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो है काफ़ी लोगों को रोज़गार प्रोवाइड कर रही है और ये कंट्री में 3rd लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज अर्नर है, ठीक है। 8 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट जो है हर साल इंडिया विजिट करते हैं और टूरिज्म में इंडिया का 52nd रैंक है, ठीक है। तो स्किल्ड और ट्रेंड मैन पावर के लोगों को ज़रूरत है, जिसके लिए लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा होटल इंडस्ट्री भी कई तरह के कंसेशन प्रोवाइड करती ताकि जो है टूरिस्ट की हॉस्पिटैलिटी की जा सके। तो इस तरह से टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी का इंडियन सर्विस सेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हम वेलनेस की बात करें तो इंडिया में आयुर्वेदिक, योगा और नेचुरोपैथी सेक्टर्स हैं, ठीक है। ये जो सेक्टर्स हैं लोगों को प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इंडिया में आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, हर्बल प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है। इंडिया जो है आयुष के एक्सपोर्ट्स में 2nd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये एक तरह के हेल्थ और सोल्यूशन के लिए क्या करते हैं, एक होलिस्टिक अप्रोच प्रोवाइड करते हैं, ठीक है जी। तो इंडिया में जो डाबर हो गया, हिमालय हो गया, वैद्यनाथ हो गया, पतंजलि हो गया, ये भी इस सेक्टर में काफ़ी फंड्स इन्वेस्ट कर रहे हैं। योगा टूरिज्म जो है वो फॉरेन नेशंस में भी जो है राइज हो रहा है। एक्सपोर्ट्स ऑफ हर्बल मेडिसिन जो है वो भी राइज कर रहे हैं। हिमालयन रीजन जो है दैट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ मेडिकल प्लांट्स इन इंडिया। तो इंडिया में जो वेलनेस के लिए सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं ये भी एक बहुत बड़ा सोर्स है इनकम का। देन आगे कंसल्टेंसी सर्विसेज। कंसल्टेंसी जो है ये भी फास्टेस्ट ग्रोइंग सर्विस सेगमेंट है इंडिया का। अब जो कंसल्टेंसी की बात करें तो वो टेक्निकल कंसल्टेंसी भी हो सकती है। टेक्निकल कंसल्टेंसी इंडिया में है जो कि मेजर कंसिस्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी है। ये स्ट्रॉन्गर देन द मैनेजमेंट कंसल्टेंसी इन टर्म्स ऑफ साइज ऑफ कंसल्टेंसी फर्म्स, नंबर ऑफ क्लाइंट्स, कंसल्टेंसी कैपेबिलिटीज। तो कहने का मतलब ये है कि इंडिया में हर तरह की कंसल्टेंसी काम कर रही है और कंसल्टेंसी का मेन काम सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है। ये लोगों को टाई अप करने में हेल्प करती है और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करती है। तो कुछ लोगों को अपने फ्यूचर के बारे में सोचना उसके बारे में बताती है। तो इस तरह से कंसल्टेंसी जो है इंडियन इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। देन आगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज। तो अगर हम बात करें साइंटिस्ट, इंजीनियर, तो इंडिया की बहुत अच्छी पोजीशंस हैं। तो काफ़ी एमएनसीज हैं, उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेस जो है इंडिया में शिफ्ट कर लिया है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर जो है प्रोडक्ट्स को डेवलप करते हैं ताकि लोकल मार्केट की ज़रूरतों को पूरा कर सकें। तो इंडिया का R&D सर्विस कंपनी जो है 22% ऑफ द ग्लोबल की जो R&D सर्विस मार्केट है उसका 22% इंडिया में है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी इसमें काफ़ी आ रही है, ठीक है। मोर देन 50% ऑफ द टोटल FDI इक्विटी जो है R&D सर्विसेज में इंडिया में आ रही है।
इसके बाद आता है मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। इंडियन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, इसमें टेलीविज़न आ गया, प्रिंट मीडिया आ गया, रेडियो आ गया, सिनेमा आ गया, म्यूज़िक आ गई, एनिमेशन आ गई, तो ये सारी सर्विसेज हैं। देयर आर 847 सैटेलाइट टेलीविज़न channels. India is the biggest producer of films with more than 1000 film produced each year. हर साल यहाँ पे 1000 जो है फिल्म बनाई जाती हैं, ठीक है। तो फॉरेन फिल्म मेकर्स जो हैं वो भी इंडिया में आ रहे हैं। इसके लिए फिल्म फैसिलेशन ऑफिसर जो है मुंबई में सेटअप किया गया है, ठीक है। एनिमेशन हो गए, विजुअल इफेक्ट्स हो गए, गेमिंग होगी, कॉमिक सेक्टर जो है ये भी इंडिया में काफ़ी ग्रो कर रहा है। हाँ जी, देन है शिपिंग एंड पोर्ट सर्विसेज। तो 95% इंडिया का ट्रेड बाय वॉल्यूम एंड 68% इन टर्म्स ऑफ वैल्यू जो है वो सी ट्रांसपोर्टेशन से होता है। इससे हमें शिपिंग और पोर्ट की सर्विसेज का पता चलता है। इंडिया की जो टोटल फ्लीट स्ट्रेंथ थी दैट वाज 1323 शिप्स। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर शिपिंग कंपनी इन इंडिया है, ठीक है जी। तो शिपिंग जो है ज़्यादातर जो बिजनेस इंडिया में किया जाता है वो शिपिंग के थ्रू किया जाता है, पोर्ट्स के थ्रू किया जाता है। देयर इज़ अ अर्जेंट नीड टू इंक्रीज द इंडियन शिपिंग फ्लीट। इसके लिए क्या किया गया है, इसके लिए इंडियन शिपिंग इंडस्ट्री को ग्रो करने की के लिए गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम मेजर्स ली है। क्या किया गवर्नमेंट ने, फ्यूल टैक्स फ्री किया उसने ताकि शिपिंग के बिजनेस को प्रमोट किया जा सके। इसके अलावा इंटरनल ट्रेड एंड रिटेलिंग। इंटरनल ट्रेड का मतलब है मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन इन द कंट्री। इसमें सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन आगे, होलसेलर आगे, रिटेलर आगे, तो ये गवर्नमेंट कंट्रोल्स के अंदर होता है। इट हैज़ हिंडर्ड फ्री फ्लो ऑफ गुड्स विद इन द कंट्री एंड रिजल्टेड इन हायर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड लो एफिशिएंसी, ठीक है जी। इसके अलावा आगे पोस्टल सर्विसेज। तो इंडिया का जो पोस्टल नेटवर्क है वो लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क है। ये पोस्टल सर्विसेज प्रोवाइड करता है ऑल सिटीजन इन द कंट्री, और सबसे बड़ी बात है एट अफोर्डेबल कॉस्ट, ठीक है जी। तो इसका मतलब काफ़ी क्रूशियल रोल है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लेज क्रूशियल रोल इन डिस्पर्सिंग वेजेस टू महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम बेनिफिशियरीज। मतलब ये जो पोस्टल सर्विसेज हैं इसके बेनिफिशियरीज को पेमेंट प्रोवाइड करती है। तो जो इंडिया में अभी भी ग्रामीण डाक सेवक जो है चलाए जाते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने भी इसके लिए इसके थ्रू काफ़ी स्कीम्स चलाई हैं, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना होगी, किसान विकास पत्र हो गया, जीवन ज्योति योजना होगी। तो ये सारी योजनाएं जो हैं पोस्ट ऑफिस के थ्रू ही काम करती हैं। तो इससे पता चलता है कि जो इंडियन सर्विसेज हैं बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही हैं फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो सर्विस सेक्टर जो है पहले से काफ़ी ग्रो हुआ है और उम्मीद की जाती है कि आने वाले टाइम में सर्विस सेक्टर और ज़्यादा ग्रो करेगा, ठीक है जी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। थैंक यू, हमेशा खुश रहें।